हिना शाहब को लेकर चर्चा तेज हो गई है कि राज्यसभा में उन्हें भेजे जाने को लेकर बात आ रही है। इससे पहले भी जब संजय यादव जब राज्यसभा भेजे गए थे तब भी ये चर्चा थी कि एक बार हिना शाहब की चर्चा जरूर हुई थी। तो 9 अप्रैल को जैसे आरजेडी कोटे से 2 जो सीट है प्रेमचंद गुप्ता की और एडी सिंह की जो सीट है वो खाली होने वाली है। उसके बाद जेडीयू से भी हरिवंश नारायण और रामनाथ ठाकुर की सीट खाली होने वाली है। आरएलएम से उपेंद्र कुशवाहा की सीट खाली होने वाली है। तो जिस तरह से ये चर्चा हो रही है कि जो 4 सीट तो चलिए ठीक है एनडीए के खाते में है, लेकिन जो 1 सीट महागठबंधन की है उसके खाते में वैसे देखें तो बस 35 विधायक हैं। ऐसे में ओवैसी से बातचीत करना, बीएसपी से बात करना या आईपी गुप्ता से बातचीत को लेकर जिस तरह से चर्चा हो रही है, क्योंकि तभी ये आंकड़ा जो 41 का आंकड़ा है वो तभी हो पाएगा क्योंकि 35 विधायक ही हैं बस महागठबंधन के पास। तो एक तो सबसे पहला सवाल यही है कि ओवैसी क्या राज्यसभा मेंबर तय करेंगे या फिर जिस तरह से बात हो रही है कि बीएसपी और आईपी गुप्ता की भी चर्चा हो रही है। और साथ ही हम बात हिना शाहब की भी करेंगे कि हिना शाहब को लेकर इतनी चर्चा क्यों हो रही है। कि आरजेडी एक मुस्लिम कार्ड खेलना चाहेगी और चाहेगी कि जब हिना साहब को हम उम्मीदवार बनाएंगे तो उस स्थिति में ओवैसी का समर्थन हमें मिल सकता है। अदरवाइज हो सकता है कि कोई ऐसा चेहरा को उतार दे बीजेपी या जेडीयू जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हों, जो 5वां कैंडिडेट की बात हो, और हो सकता है कि उसकी सहानुभूति उनकी तरफ हो जाए। इसको लेकर के आरजेडी ये प्रयोग कर सकती है। ये चर्चा में है कि क्या हिना साहब को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। चूंकि ओवैसी के पास 5 एमएलए उनकी पार्टी के पास, और 5 एमएलए का एक अपना इंपॉर्टेंस है। तो ठीक है, गठबंधन के साथ ही इनके 35 हैं, लेकिन उसके बाद भी 5 एमएलए अगर ओवैसी का मिल जाता है, एक बीएसपी का मिल जाता है, तो एक गणित बन सकता है जिसमें 41 का आंकड़ा इनका पूरा हो सकता है। तो ये दांव लगा सकते हैं। लेकिन इधर भी कोशिश की जा रही है, चूंकि राज्यसभा के चुनाव में क्रॉस वोटिंग जैसी कोई बहुत चीज होती नहीं है। क्रॉस वोटिंग लोग करते ही रहते हैं, कोई पार्टी का व्हिप तो जारी होता नहीं है कि भाई आप उनको आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन किसके पक्ष में वोट किए। हालांकि क्रॉस वोटिंग करने का पहले भी रहा है, हिस्ट्री रहा है कि लोग क्रॉस वोटिंग करते रहे। तो देखना होगा कि क्या ये 5वीं सीट भी एनडीए गठबंधन अपने पाले में कर लेती है। कोई ऐसे उम्मीदवार पर दांव लगा करके जो उम्मीदवार की सहमति सबकी हो जाए और ओवैसी की पार्टी और बसपा का समर्थन, आईपी गुप्ता का समर्थन लेने में कामयाब हो जाए। चूंकि आईपी गुप्ता, बसपा, ओवैसी तो समर्थन देने के लिए स्वतंत्र है ना, इनको तो कहीं कोई ये नहीं है, कर सकते हैं। अब एक ही विधायक हैं आईपी गुप्ता, तो वो निर्णय ले सकते हैं कि भाई चलिए हम इधर नहीं इधर। अब इसमें जो बार्गेनिंग होगा वो एमएलसी का बार्गेनिंग होगा कि क्या एमएलसी की कोई एक सीट दी जाएगी ओवैसी की पार्टी को। अगर आरजेडी इस तरह का कोई एश्योरेंस देती है कि चलिए राज्यसभा में आप हमको हिना साहब को भेज दीजिए और एमएलसी के तौर पर हम फिर आपको ऑबलाइज कर देंगे, या एनडीए के तरफ से इस तरह का कोई आश्वासन मिल जाता है कि भाई आप हमारे पक्ष में मतदान कीजिए और हम आपको एमएलसी बनाएंगे, हम आपको एमएलसी के लिए आश्वस्त करते हैं कि एमएलसी की एक सीट देंगे, तो ये अभी दांव चले जाएंगे। हिना साहब का वही माइनॉरिटी कार्ड है जिसमें तेजस्वी जी के पास हिना साहब के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। और उस स्थिति में अगर ओवैसी की पार्टी का वोट इनको नहीं मिलता है तो एक माइनॉरिटी में एक मैसेज भी जाएगा कि हिना साहब, चूंकि साहबुद्दीन बिहार में एक स्थापित चेहरा रहे हैं, माइनॉरिटी के बीच में एक उनकी अपनी छवि है और एक उनकी स्वीकारिता भी है। अब उनकी पत्नी है हिना साहब, हालांकि कुछ दिन पहले तक तो बिल्कुल अलग थलग थी, कह रही थी कि सारे रंग हमारे हैं, हमें किसी रंग से परहेज नहीं है, लेकिन बाद में वो आरजेडी के साथ जुड़ी और ओसामा जो इनके पुत्र हैं वो तो आरजेडी से एमएलए भी हैं, चुनाव भी लड़े, जीते भी। तो हिना साहब पर तेजस्वी दांव लगा सकते हैं या इंडिया गठबंधन दांव लगा सकती है ताकि
जो ओवैसी की पार्टी के 5 एमएलए हैं उनका ये समर्थन ले सकें और एक राज्यसभा की सीट भेज सकें। लेकिन उसमें बस वही मामला फंसा हुआ है कि उधर से भी बार्गेन होगा। देखते हैं बार्गेनिंग में कितना ये सफल हो पाते हैं, लेकिन हिना साहब की चर्चा है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से वो उम्मीदवार हो सकते हैं।